आर्ट ऑफ इनोवेटिंग ऑन अ शू स्ट्रिंग। मतलब एक सिंपल सी जगह के ऊपर भी आपने उसके अंदर भी इनोवेशन लेकर आ जाओ। इसको हम स्टडी करेंगे। अब जैसे एक सवाल आपसे पूछें कि सोनी, आईबीएम, सैमसंग और एप्पल क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्यों टॉप पर हैं? उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो ये लोग टॉप पर हैं, बाकी सारी कंपनीज आसानी से इतनी टॉप पे नहीं जाती? और उस इसके अलावा हम ये देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में इनोवेटिव ज्यादा होती हैं कंपनी एज कंपेयर टू जो कि डेवलप्ड कंट्री हो। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो क्या कहते हैं, हमेशा कैचअप करने की ट्राई कर रही होती है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमेशा कैचअप करने की ट्राई कर रही होती हैं वो ऐसी कंपनीज के साथ जो कि डेवलप कंट्रीज की हों। री इंजीनियरिंग, आपको एक टर्म मैंने पढ़ाई थी, री इंजीनियरिंग। उसके अंदर क्या होता था कि जापान की मशीनों को चाइना के इंजीनियर्स खोल के देखते थे, उनको सिंप्लीफाई करते थे, उसको समझते थे और फिर बंद करके वो मशीन को चला दिया करते थे। बाद में उसकी तरह उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर, सॉरी, पार्ट्स बनाकर उनको जोड़कर सस्ते तरीके से पार्ट्स बनाकर एक दो को रिमूव करके ताकि प्रोडक्ट सस्ता मजीद हो जाए और गुजारा लायक चीज बन जाए, उसको बनाकर उन्होंने चीजें बनानी शुरू की। तो ये री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट को दोबारा री इंजीनियर करके वो बना रहे हैं। तो उन्होंने मतलब, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग होते हैं वो इनोवेशन ज्यादा इसलिए आ रही होती है क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स करने की ट्राई कर रहे होते हैं। वो हमेशा क्या कहते हैं, कैचअप। कैचअप का मतलब है कि हमेशा वो पकड़म पकड़ाई के अंदर पकड़ने की ट्राई कर रहे होते हैं किसी तरीके से, और किसी तरीके से उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो ज्यादा इनोवेटिव कंट्रीज हो जाते हैं। जैसे हायर की आपको केस स्टडी में भी जो आपको मिड्स के अंदर थी उसके अंदर आपको एग्जांपल दी थी कि हायर के अंदर सिंपली वो उन्होंने फ्रिज बनाया था, लेकिन उन्होंने देखा स्टूडेंट्स उस पर किताबें रख रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर किताबें रखने की जगह बना दी स्पेशल। उन्होंने वॉशिंग मशीन बनाई कपड़ों के लिए, उन्होंने देखा फार्मर्स अपनी सब्जियां धो रहे हैं तो उन्होंने सब्जी धोने की जगह बना दी अंदर। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको किस तरह से कॉपीराइट्स, आपको पेटेंट्स, ये साइंस से मिल जाते हैं डेवलप कंट्रीज में एज कम्पेयर टू, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें इतनी साइंस है, ये पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। जो डेवलप कंट्री वहाँ पर चेक एंड बैलेंस बहुत होता है। जरा से भी कोई बंदा धोखा देने की ट्राई करें या प्लेजरिज्म करे तो पकड़ा जाता है। यहाँ पर आसानी से उनके बाद लोगों के पास जुगाड़ होते हैं, आपकी चीजें कॉपी करके भी वो निकल जाते हैं। उसके अलावा पैसे कम होते हैं लोगों के पास, साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की भी कमी होती है। हैव टू सर्व कस्टमर विद लिटिल मनी एंड स्टिल मेक प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली कस्टमर जो हैं वो इतने ज्यादा अमीर भी नहीं होते, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के लोग जरूरी नहीं है कि बहुत अमीर हो, डेवलप कंट्री के लोग ज्यादा अमीर होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री के। उसके काफी सारे रीजंस हैं, जीडीपी वगैरह के और परचेजिंग पावर के, उनके जो करेंसी यूज करते हैं वो। It is often assumed that innovation requires abundant resources, but as companies from developed countries have shown, creativity and a commitment to solving customer problem can be just as powerful a force. के एक assumption होती है, काफी सारे कंट्रीज के रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने एक बात शो की है कि क्रिएटिविटी और कमिटमेंट टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कैन बी जस्ट एज पावरफुल फोर्स। के आप सिर्फ क्रिएटिव हो जाओ, एक सिंपल सी चीज को भी मजीद क्रिएटिव तरीके से बेचना शुरू करो, या उसको बेचना शुरू करो या उसको क्रिएटिव तरीके से बनाओ, तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। अब जैसे एक जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो खाल जो होती है वो बड़ी अजीब किस्म की शेप के अंदर होती है। तो उसके अंदर से पहले, वैसे एक खाल है आपके सामने, उससे आप 5 पर्स बना रहे थे। तो उसके ना फिर ना एक बंदे ने नोटिस किया कि इतना सारा वेस्ट मटेरियल, कटिंग के बाद काफी सारी चीजें बच जाती हैं, तो वो किसी और काम यूज नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया, उसने एक कटिंग की टेक्निक एक डेवलप की जिससे मिनिमम मिनिमम तरीन वेस्ट होना शुरू हुआ।
तो उस तरीके से उसने क्या कहते हैं, जो पहले 5 बने थे उसी से वो 7 बनाने लग गया पर्सेस, वॉलेट्स, लेदर वॉलेट। अब इसके ऊपर सही आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करनी है अपॉर्चुनिटी की, इसके 3 हॉराइजन से आप ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग करोगे। हॉराइजन 1 के अंदर क्या होता है, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनके नए इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हो, उनकी एक्सटेंशन करते हो, उनमें वेरिएंस क्रिएट करते हो, उसकी कॉस्ट रिडक्शन करते हो। अब ये किस तरह की मार्केट होती है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग सोल्यूशन भी कर रहे होते हैं जो हम बना रहे होते हैं, और एग्जिस्टिंग नीड एंड मार्केट है वो करंटली सर्व। अब आप अपने ही प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हो। अब अपने ही प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट किस तरह से लेकर आ रहे होते हो, उसके वेरिएंट्स बना रहे होते हो। जैसे अब सिंपल पेस्ट की एग्जांपल लेते हैं। आप पेस्ट बना रहे हो, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ रहे हो, दांत मजीद बेहतर तरीके से साफ होंगे, जो जरासीम को भी अच्छे से मारेंगे। उसके अंदर एक्सटेंशन क्या कर दोगे, उसके अंदर आप एक्सटेंशन कर दोगे रिगार्डिंग के, अब उसके रिगार्डिंग के स्मोकर्स के लिए स्पेशल टूथपेस्ट हो गया। अब उसके वेरिएंट्स बना दो कि मिसवाक वाला है, नमक वाला है, अलग अलग चीजें होंगी, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होती है, आप बार बार एक प्रोडक्ट बनाते जाओ, आप उसका फास्टर वे ढूंढ लेते हो, और ऐसा ऐसा आपकी कॉस्ट रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। या इस वजह से नहीं होती तो दूसरा रीजन ये होता है कि आपके लिंक्स बन जाता है, मार्केट के अंदर जान पहचान बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। होराइजन 2 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर existing solution that we do not use and existing need and market that we do not address। अब आपके एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर कोई एक नीड है जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि वो नीड है लेकिन अभी आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो उन चीजों के ऊपर जा रहे हो। अब जैसे अब एक पेस्ट नए बने हैं जो कि हैरानी है मुझे कि अब जाकर बने हैं, वो बने हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बने हैं शुगर फ्री पेस्ट, कि वो दांत भी साफ कर दें, और वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो उनको शुगर लेवल भी उनका हाई ना हो। मतलब मार्केट एग्जिस्टिंग कर रही थी, पहले से एग्जिस्ट कर रही थी मार्केट, लेकिन आपने उनको नोटिस नहीं किया हुआ था, आपने उनको नोटिस अब किया और फिर जाके अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू किया। और होराइजन होराइजन 3 के अंदर क्या है, ये न्यू मार्केट एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस है और न्यू सोल्यूशन लेकर आते हैं। जो मार्केट पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी उस मार्केट के ऊपर इन्होंने फोकस करना है और उसके सोल्यूशन लेकर आना है। मतलब हाँ, ऐसी कोई मार्केट आप क्रिएट कर दो जिसका आम बंदा सोच भी ना सके। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी एक न्यू न्यू जन लेकर आ जाए आपकी कंपनी। अब फॉर एग्जांपल आप के पास क्या कहते हैं, टीथ क्लीनर है, लेकिन आपका हो सकता है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिससे आपके टेस्ट बड्स जो है, टेस्ट बड्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, टेस्ट बड्स साफ हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो। अब कई लोग होते हैं वो खाने के बाद उनको पता ही नहीं लगता कि उन्होंने क्या खाया, उनके टेस्ट बड्स काफी वीक होते हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आप पेस्ट की तरह का ही कोई प्रोडक्ट बना दो। तो एक न्यू मार्केट है जिसका लोगों को अभी शायद जहन में भी ना आ रही हो बात, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू किया और लोगों को बताया कि अब इसके बाद आप खाना खाओगे तो ज्यादा मजे का लगेगा। कोई ऐसी चीज आपने यूनिक से बना दी, तो वो एक आउट ऑफ मतलब बॉक्स थिंकिंग से हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये अभी भी मैंने ये वाली बात भी सोची है, टेस्ट बड्स वाली मुझे भी खैर अच्छी लगी। अब सबसे ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता है इसका, कि आप सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाओ। अब जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनाओगे उतने ज्यादा आपके पास चांस होगा कि आप किसी ना किसी में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, आज पहले आप अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बनाने की कोशिश करो, फिर कोशिश करो कि हायर क्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज बनना शुरू हो। और जब हायर क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी बनना शुरू हो जाएगी, फिर आप कोशिश करोगे कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हो वो बहुत ज्यादा हाई हो। मतलब पहले क्या था आपका कि लार्ज नंबर अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आप कोशिश करोगे कि जो अपॉर्चुनिटी आप लो वो हायर क्वालिटी की हो, और उसके बाद फिर आप ये कोशिश करोगे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हो जिनको हम ब्लॉकबस्टर भी कह सकें, हाईएस्ट लेवल की। ये बात पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये उसी बात को उन्होंने दोबारा से रिपीट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप अंडरस्टैंड करो। रॉ अपॉर्चुनिटीज आपके पास इतनी सारी थी कि आपने पहला फिल्टर लगाया। ये फिल्टर वाली बात मैंने आपको पढ़ाई थी। फिल्टर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, हो सकता है पहला बजट वाला हो फिल्टर, दूसरा फिल्टर हो जिनके लिए एक्सपर्टीज हो हमारे पास, तीसरा फिल्टर हो जिसके लिए हमारे पास टाइम हो,
उसके बाद आपके सामने दो सी ऑप्शन रह जाते हैं आउट ऑफ दीज मैनी। अब उसके बाद अलग अलग स्टेप्स इनको गुजारते हैं। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के पहले लार्ज नंबर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो और उनको आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर करो। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं तो उनको आप प्रोडक्ट बनाने में कोशिश करो। अब रॉ अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, इसके अंदर आपका क्या फोकस है? ये देखो, ये सिंपल सी एक काफी सारे आइडियाज आपके पास कि अपनी किस तरह का बिल्ली के खेलने के लिए खिलौने लेकर आने हैं। उसके बाद आपके पास ये तीन चार आइडियाज आ गए। उसके बाद आपने एक आइडिया सिलेक्ट किया, वो ये था अपनी बिल्ली के खेलने के लिए। सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद अब इसके ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले चार्टर, आपने चार्टर जनरेट करना है कि किस बेस के ऊपर आप किस बेस के ऊपर आप अपना आइडिया सोचोगे, बनाओगे, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो। चार्टर पहले आपने किया है फिर कि किस तरह का अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, फिर उसके बाद जनरेट करोगे अपॉर्चुनिटीज अलग अलग तरीके से। फिर उसका स्क्रीनिंग करोगे, फिल्टर्स वगैरह लगाओगे। और जो फिल्टर्स लगाने के बाद जो रह जाए उनको, जो रह गई हैं उनको फिर डेवलप करोगे अपॉर्चुनिटीज को। और डेवलप करने का आप चेक टेस्ट करोगे, टेस्ट करने का उनमें से एक सिलेक्शन करोगे जो एक्सेप्शनल है, उनको मार्केट तक लेके जाओगे। और जब मार्केट तक लेके जाओगे उसका रिजल्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे। और अगर वो सक्सेसफुल हुई तो उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करोगे। अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आती हैं? इंटरनली जनरेटेड भी होती है, कस्टमर से भी आती है, यूनिवर्सिटी से भी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से भी आती हैं, अलग अलग जगहों से आती हैं। अब स्टेब्लिश अ चार्टर, फॉर एग्जाम्पल चार्टर फॉर फ्रोली कैट एफर्ट। फ्रोली कैट, ये जो टॉय भी आपको मैंने दिखाया था, अब इस चार्टर create a physical product in the cat toy category that we can launch to market within about a year through our existing retail sales channel। अब देखो, इन्होंने एक चार्टर डेवलप कर लिया है प्रोडक्ट का कि वो किस तरह का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके मतलब उनका मेन आइडिया क्या था कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो कि बिल्ली के लिए हम 1 साल के अंदर लॉन्च करवाना। टाइम लिमिट भी लगा दी, फिल्टर, टाइम लिमिट का फिल्टर भी आ गया, बिल्लियों के लिए प्रोडक्ट का फिल्टर आ गया। और एग्जिस्टिंग रिटेल चैनल, जो उनका एग्जिस्टिंग चैनल है वो वाला फिल्टर भी आ गया। तो उन्होंने अलग अलग फिल्टर्स बना दिए। अब आइडिया जनरेट करने का तरीका है, अब काफी सारे तरीके हैं। और देखो, उसका फुल अपॉर्चुनिटी फॉर कैपेबिलिटी, वैल्यूएबल, रेयर, नॉट इजी टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, वो वाली सारी की सारी बातें। विन मॉडल, और उसके अलावा सारी सिंपल सी बातें हैं। अब लेकिन ये रिमूव, हाँ अब हो गया। टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, अब टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है? मैट क्रेसी या बाइसाइक्लिक, सॉरी, बाईसाइक्लिक, ये मुझसे नहीं बोला जाएगा, चलो। क्रिएट्स अ न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम। अब इसके अंदर क्या कर रहा है वो? न्यूट्रिएंट डिलीवर कर रहा है किस तरह से? जिसके अंदर शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स इन हाइड्रेशन पैक। अब इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रेशन पैक्स, इनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है कि आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ते ड्यूरिंग योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब क्रैम्प्स क्या चीज होती है? क्रैम्प्स ये होती है आपकी चुक पड़ गई या वो रगें खिंच गई, वो अलग अलग सिचुएशन नहीं आ जाती है आपके, कि आप उसकी वजह से आपकी बॉडी परफेक्टली फंक्शन नहीं कर पा रही होती। तो अब देखो, इसलिए अपने शौक से, डिजायर और पैशन जो इसका था, उसने उससे ही क्रिएट किया ये हाइड्रेशन पैक, इस बंदे ने, और बाईसाइकिलिस्ट जो था। थैंक यू। अब ये टूथब्रश की उन्होंने एग्जांपल दी हुई कि अलग अलग स्टाइल के थे, और इस तरह के फिर उन्होंने बनाने शुरू किए। अब जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज के ना, वो कस्टमर को स्टडी करके बना सकते हो आप। किस तरह से यूजर एंथ्रोपोलॉजी या ये कंज्यूमर एंथ्रोग्राफी, ये अलग अलग तरीकों से आप इनको अलग अलग लफ्जों से यूज करते हो। अब एक सिलेक्टेड मार्केट आपने कर ली है। अब शिमानो केस, दे फाउंड दैट मैनी कंज्यूमर वांट बाइक दैट टेक्निकली सिंपल, इजी टू राइड एंड इजी टू गेट ऑफ एंड ऑफ। अब ऑन दी अदर है, बाइसाइकिल प्रोड्यूसर टेंड टू क्रिएट मोर एडवांस बाइसाइकिल फॉर बाइसाइक्लिस्ट। सिंपल सुना है, कस्टमर को स्टडी किया, कस्टमर को सिंपल सी बाइक चाहिए, लेकिन उस सिंपल के अंदर भी मजीद आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, मतलब चीज को मजीद सिंपल कर सकते हो। लाइफ को सिंपल रहने की कोशिश करनी चाहिए, हर चीज को रखने की कोशिश करनी चाहिए।
अब स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने चार्टर कर दिया, स्टेप नंबर 2 में हमने आइडिया जनरेट कर लिया। अब अपॉर्चुनिटीज को अब स्क्रीन करो। अब स्क्रीनिंग करने के कई तरीके होते हैं। स्क्रीन करने के देखो, एक तो आपने फिल्टर्स लगा दिए ना, फिल्टर्स लगाने के, फिल्टर्स लगाने के बाद आप सर्वेस क्रिएट कर दो कि किन को स्क्रीन करना है आपने। वेब सर्विस के बाद उसके बाद वर्कशॉप सर्विस काफी सही वोटिंग करवा के कर सकते हो। एडवांसिंग नॉट ओनली राइडर रिसीविंग मोस्ट ऑफ बट आल्सो दोस विद ओनली फ्यू वेरी एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स। अब वो यहाँ पर बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके न सिर्फ ये उन आइडियाज को आगे लेके जाने जिनका वोट ज्यादा मिले हैं, बल्कि उन आइडियाज को भी आगे लेके जाना है जिनके बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स हों। ये वाली बात दोबारा आ गई। और आइडेंटिफिकेशन फ्रोलिक ऐड जो हमने बनाई थी, इसी तरह से स्टेप स्टेप करके। अब ये मिशन स्टेटमेंट है। ये पीडी प्रोसेस क्या चीज है? पीडी प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। और फिर फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया आपने। अब इनके नाम नाम के अंदर उन्होंने देखो इतने सारे नाम सोचे, फिर उसके बाद बेस्ट 10 को उन्होंने देखा, बेस्ट 10 किया, मजीद उन्होंने टेस्टिंग करके वोटिंग के जरिए या अलग अलग तरीके से उन्होंने बेस्ट 3 डिसाइड किए। अब बेस्ट 3 के बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम एक्सपोल्ट रख दिया। हालांकि अगर मैं होता तो इसका मैं ज्यादा बेहतर सिंपल रहता, फ्लिंग थिंग करके नाम करता मैं। लेकिन उन्होंने उनके टेस्ट के अंदर फ्लिंग थिंग इतना आगे नहीं गया, बेस्ट 10 के अंदर आया, उसके बाद आगे नहीं गया। अब वो बन गई, आपने क्या कहते हैं स्क्रीन कर दी, उसके बाद उनकी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज को बनाना शुरू करो। अब कस्टमर इंटरव्यू करके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के करके, या इंटरनेट सर्च फॉर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, या इनफॉर्मल डिस्कशन विद फ्यू पोटेंशियल कस्टमर, अलग अलग तरीके से आपको ये कर सकते हो। आपने मार्केट साइज और ग्रोथ को भी चेक करोगे। सबसे स्पेशल यहाँ पर चीज है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, MVP। एक टर्म आप लोग याद कर लो, MVP। MVP में क्या होता है? मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? कि जिसके अंदर आपका जो आप आउटपुट देना चाह रहे हो तो वो लेकर आ रहे हो आप, लेकिन वो मिनिमम लेवल का आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको एक, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। MVP क्या होगा? फ्रिज का MVP क्या होगा? अगर आपने फ्रिज बनाने, जो बंदा पहले फ्रिज बना रहा होगा उसने MVP बनाया होगा, क्या क्या होगा? रूम टेम्परेचर वाले वाटर को उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से थोड़ा सा ठंडा कर दिया होगा उसने, तो मिनिमम मिनिमम लेवल ऑफ वाटर उसने जो ठंडा किया होगा ना, वो MVP उसने क्रिएट कर दिया होगा। अब ये जो इतना हाई लेवल करके हम जमा ही देते हैं उस पानी को, वो तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की बात किया होगा, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप उन्होंने इस तरह से बना दिया होगा। अब वो देखें, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को किस चीज को करते हैं? जब आप बार बार आइडिया सोच रहे होगे, स्क्रीनिंग प्रोसेस को अपने स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो ऑब्वियसली अगली दफा जो आप आइडिया सोचोगे आपके जहन में रहेगा कि हमारे स्क्रीनिंग प्रोसेस में तो ये चीजें अलाउ ही नहीं थी। तो अब आइडिया जनरेशन के आपके आइडियाज ही बेहतर किस्म के आपके अंदर से आएंगे। अब आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके जो आइडियाज आगे निकलेंगे, आपके फिल्टर से क्रॉस करेंगे, वो आइडियाज इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके अलावा एक्सेप्ट उसी तरह से एक चांस है कि इसी दौरान कोई ब्लॉकबस्टर आइडिया भी आपको आ जाए। अब वो सिलेक्ट एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज, अब आपने मार्केट जो अपॉर्चुनिटीज निकलाई हैं उसके आप 3 सवाल पूछोगे। इज देयर रियल मार्केट एंड अ रियल प्रोडक्ट? अगर प्रोडक्ट रियल है या मार्केट रियल है। अब एक प्रोडक्ट आपके जहन में आ गया है, जैसे एक सेगवे प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट रियल था। सेगवे का क्या काम था? वो आप उसके ऊपर खड़े हो जाते थे, सिंपली व्हील्स वाले दो दो व्हील्स थे उसके ऊपर खड़े हो जाते थे और आगे पुश करते थे तो आप आगे चलना शुरू हो जाते थे, वो खुद ब खुद पहियों के साथ चलते थे। तो वो कहते थे ये न्यू वे टू ट्रेवल होगा। लेकिन उसका एक इशू यह है, उसकी रियल मार्केट क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसको यूज करने की कोई जगह नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम उसको अगर चलाते रोड्स के ऊपर तो कार एक्सीडेंट होता। अगर हम बाईसाइकिल लेन में चलाते तो बाईसाइकिल के साथ एक्सीडेंट होता। उसके लिए कोई अलग से जगह नहीं थी, जिस वजह से उसकी रियल मार्केट नहीं थी और वो फेल कर गया। लेकिन अगर आपके पास मार्केट भी रियल है और प्रोडक्ट भी रियल है, तो अगला सवाल आप पूछोगे कि आप ये अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हो, कि आपके पास उसके लिए एक्सपर्टीज है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज है। वो वाला ही VRIO वाला मॉडल वाली बात ही है। और उसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी तो बना लो आप, लेकिन क्या ये इतनी सस्ती, मतलब आपको इन दी लॉन्ग रन क्या था प्रॉफिट देगी? हो सकता है आपने एक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक
दुनिया में अ, एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, कोई दुनिया में नहीं बताएं, या चलो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को भी छोड़ो, कोई बहुत सारे हाई लेवल उससे भी बंदा है कोई, वो जो कि 6-7 होंगे, और उन सबको 6-7 को एक ही प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग मैथ सॉल्विंग, कि उसको वो सॉल्व करने में उनको कंप्यूटर उनका जो है वो टाइम लगा देता है, उनको 6-6 7-7 दिन लग जाते हैं कंप्यूटर को भी उनके डेटा को प्रोसेस करने में। आपने जरा सा फास्टर कंप्यूटर बना दिए ताकि सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं का डेटा प्रोसेस हो सके, उन्हीं का डेटा प्रोसेस हो सके। तो इसके अंदर एक इश्यू क्या आएगा, आपके पास मार्केट ही सिर्फ 6-7 लोगों के लिए थी, उनको आप प्रोडक्ट बेच भी दोगे तो हो सकता है अगर आपने प्राइस ज्यादा कर दिया तो कहेंगे नहीं हमारा कोई मसला नहीं, अब 6-7 दिनों में इस आंसर आ रहा है, यही काफी है। अगर सस्ता बेचोगे तो इज इट वर्थ इट इतना मेहनत करना, इतनी इन्वेस्टमेंट करना। अब लीडर्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, 3 बॉक्स सोल्यूशन होती हैं। अब इनके क्या फोकस होता है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो वो उसको ऑप्टिमाइज करना, और जो पुराने इनोवेटिंग करके नए आइडियाज को भी लेकर आना। 3 बॉक्सेस का क्या फोकस होता है अब, बट डू वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच टू अचीव दीज टारगेट्स? पहला सवाल आप ये पूछते हो खुद से। अब मैट्रिक्स माइंडसेट और लीडरशिप अप्रोच आपको फोकस करना होता है। मैं जस्ट डू बाय अडॉप्टिंग एन अप्रोच कॉल एम्बीडेक्सटेरिटी। एम्बीडेक्सटेरिटी क्या चीज है? अब ये एक फोकस है, एक कॉन्सेप्ट है जो ग्रीक गॉड के ऊपर बनाया गया है। अब एक मिथोलॉजी में एक इस तरह का उनका गॉड था जिसकी एक हाथ जो होता था वो पास के ऊपर होता था, मतलब वो पास के ना जो जो इवेंट्स हुए हैं, एक आंख उसकी पास की तरफ देखती थी, दूसरी आंख उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ देखती थी। तो आपने एम्बी डेक्स्ट्रस वो लोग होते हैं जो एक मतलब पास्ट को भी ख्याल में रखते हुए और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए प्रेजेंट में डिसीजन ले रहे होते हैं। या एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन उसको भी कहते हैं जो अपने दोनों हाथों को बराबर का यूज कर सके। अब जैसे वो आप लोगों ने 3 इडियट्स शायद मूवी देखी, उसमें वो जो प्रोफेसर होता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, वो दोनों हाथों से लिख सकता है। ये तो उसको जो मतलब जो वायरस जिसको कहते थे वो। हाँ, बट इज इट इनफ? ऑथर ऑफ दिस बुक एट a critical third element, letting go of yesterday's values and beliefs. अब 3 उसने आइडियाज किए हैं। उसने पहला है कि यू टेक द रिक्वायर्ड स्टेप टू मैनेज योर करंट कोर बिजनेस टू पीक एंड इट्स एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब एफिशिएंसी भी आ रही है, ऑप्टिमाइजेशन भी आ रही है। अब ये पीक के ऊपर फोकस हो रहा है बॉक्स 1 के अंदर। बॉक्स 2 के अंदर क्या हो रहा है? आइडेंटिफाई एंड डाइवेस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस एटीट्यूड्स दैट आर लॉस्ट रेलेवेंस। आपने ऐसे चीजों को डाइवेस्ट कर देना, खत्म कर देना, बिजनेस से निकाल देना है जो कि मजीद फायदा नहीं पहुंचा रही बिजनेस को, मतलब नुकसान पहुंचा रही है, स्लो कर रही है बिजनेस की ग्रोथ को। या तीसरे लेवल में आप ब्रेक थ्रू आइडियाज को जनरेट करो और उनको सक्सेसफुल करो, सिंपल करो। हालांकि इतना इट्स नॉट सो सिंपल, लेकिन स्टिल उसने बात सिंपल सी कर दी। उसने कहा एक कमाल आइडिया लेकर आओ और अरबपति बन जाओ, मतलब उसने इस तरह की बात कर दी थी सी, जो कि सबसे मुश्किल चीज है। बात सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल। बॉक्स नंबर 1, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन करके क्या करता है वो? आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव कर लेते हो, अपने कस्टमर के क्लोज रहते हो, उनसे पूछते हो उन्हें क्या कुछ चाहिए, उसी तरह से आप इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हो, आप एफिशिएंसी की तरफ फोकस करते हो, और इन एफिशिएंसीज को आप फॉरन स्पॉट करके इम्प्रूव कर लेते हो। और कल्चर जो आप डेवलप करती है कंपनी, आपको स्मार्टर फास्टर और चीपर, मतलब अच्छे तरीके से भी काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए और सस्ता काम हो जाए। अब उसके अलावा रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, उसी पे फोकस करो। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। वेल ऑयल्ड मशीन किस चीज को कहते हैं कि जिसके सारे पुर्जे परफेक्टली काम कर रहे हो, किसी में खिचखिचाहट ना हो, किसी में कोई टूटने का खतरा ना हो, और सब कुछ बेहतरीन के साथ स्मूथली चल रहा हो। इस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जानी चाहिए बॉक्स 1 के हिसाब से। बॉक्स 2 क्या करता है? बॉक्स 2 ऐसे लोगों को, ये स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने के ऊपर फोकस करता है जो कि बैड हैबिट्स थी या स्लो कर रही थी बिजनेस को, या काफी सारे ऐसे बुरे लोग हो जाते हैं, वो पुरानी सोचों वाले होते हैं, कि उस उन लोगों को कोशिश करती है वो कि ट्रेन करे, इधर ट्रेन करें उनको ताकि वो भी इम्प्रूव कर सकें। जैसे अब काफी सारे पुराने लोग वो कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इंक्लूड ना करें, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। अब एज
इससे ज्यादा एक सिचुएशन क्या होगी कि उनको ट्रेनिंग करेगा और ट्रेनिंग करने को राजी नहीं हो रहे, उनको रिस्पेक्टफुली कहेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो आपकी सर्विसेज हैं वो इस फील्ड में नहीं, आप इस जगह पर रिक्वायर्ड हैं, जहां जहां उनकी जरूरत है वहां वहां उनको यूटिलाइज करें, और जहां पर वो थे वहां पर जो कंपनी के लिए बेहतर है उस तरह के डिसीजन लें। अब बॉक्स थ्री क्या कर रही है? बॉक्स थ्री आपकी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटीज के साथ, और अनसर्टेनिटी जो आपको क्लियर नहीं है फ्यूचर में क्या एग्जीक्यूट होगा, अनसर्टेनिटी वो होती है जिसके लिए आपको क्लैरिटी ना हो। और उसके अलावा क्या कहते हैं, न्यू लर्निंग है स्ट्रैंडन एंड आइडिया, आपका आइडिया स्ट्रैंडन हो जाता है, और वीकनेस क्या है उसके बारे में बता देते हैं। आप उसके अलावा क्लियर नहीं होते कि आपके अपॉर्चुनिटीज किस तरह की हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू गॉज रेलेवेंट वैल्यू एंड प्रायोरिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन आपके हिसाब से बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? लेकिन ऑथर ने सीधी सीधी बात कर दी है कि बॉक्स थ्री सबसे सिंपल है। मैंने जो बात की थी उसने कहा था कि ब्लॉकबस्टर आइडिया सोचो और अरबपति हो जाओ, उसने इसके ऊपर फोकस किया, हालांकि ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? और इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।